हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम को लेके टीजीटी जो हमारा कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और इसमें हम जो पीवाईक्यू कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये जो पीवाईक्यू वो मिक्स हैं। ठीक है, इससे क्या होंगे, आप पीवाईक्यू के साथ साथ आपके जो कंसेप्ट हैं टॉपिक्स के वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। तो आज के पीवाईक्यू करते हैं स्टार्ट। तो ये सारे पीवाईक्यू हम कर चुके हैं पहले। एक सेकंड, कल का जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा वो क्या था? वो हमने कल जहाँ छोड़ा था वो था हमारा, एक सेकंड, ये वाला हमारा कल लास्ट क्वेश्चन था। जो हमने कपलिंग और कोहेजन वाला क्वेश्चन किया था वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कल। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। आज का क्वेश्चन है, व्हाट फीचर ऑफ ओप्स अलाउ एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास टू मेक ऑन मैनी फॉर्म्स। इन्होंने बोला जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ओप्स जिसको हम बोलते हैं, उसके फीचर की बात की है, और एक ऐसा फीचर जो क्या कहता है कि मैनी फॉर्म्स की एक क्लास को आप मैनी फॉर्म्स में, क्लास के जो इंस्टांस हैं उसको आप मैनी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में इसको यूज़ कर सकते हो, वो है। ठीक है, तो देखो ऐसा फीचर क्या होता है, आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। इसमें क्या होता है, आप जो है सेम ऑपरेटर को देखो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या कहता है, जो आपके इस टाइप्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस वाले जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं, इनको आप ओवरलोड कर सकते हो। मतलब सेम फंक्शन नेम से, ठीक है, सेम फंक्शन से आप क्या कर सकते हो, सेम फंक्शन होगा आपका। ठीक है, सॉरी ऑपरेटर की बात हो रही है यहाँ पे, फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है कि एक जो ऑपरेटर है उसको आप डिफरेंट फॉर्म में क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। डिफरेंट फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एक बार तो आप इस ऑपरेशंस को इंटीजर्स डेटा टाइप पे यूज़ कर रहे हो, एक बार आप उसको फ्लोट पे कर रहे हो सेम ऑपरेटर को। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है एक बार आप इसको टू वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, एक बार आप थ्री आर्ग्यूमेंट्स आपके थ्री हो गए। मतलब क्या होता है, आपका जो ऑपरेटर, सेम ऑपरेटर्स को आप डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर रहे हो, मीन्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ यूज़ कर रहे हो, या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपके क्या है, चेंज हो रहे हैं, उनके साथ आप यूज़ कर रहे हो, वो आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलना है क्लास का एक ऐसा इंस्टेंस जो मैनी फॉर्म्स में यूज़, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑपरेटर की डिफरेंट फॉर्म्स में आपने उसको यूज़ किया है। ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसका फर्स्ट का जो है आपका आंसर रहेगा। आपके पेपर में एक्चुअली जो आपका ये ओप्स के जो फीचर्स होते हैं ना, ओप्स के आपके देखो फीचर्स कौन कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस होता है, इनकैप्सुलेशंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म्स होता है, ठीक है, डेटा हाइडिंग होता है। तो ये ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लास होती हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स होते हैं, और अक्सर आपको इन फीचर्स से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जब एक ऐसा क्लास का इंस्टेंस जो मैनी फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स में क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। ओवरलोड कैसे हो रहा है, उसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज़ कर रहे हैं, एक ही ऑपरेटर को अलग अलग डेटा टाइप्स पे यूज़ कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, या फिर एक ही ऑपरेटर्स को आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपके क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ए यूजर आइडेंटिटी इज कॉल्ड। इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन से है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला यूज़र की आइडेंटिटी को कौन वेरीफाई करता है, कि यूज़र आपका जो है एक मतलब सही यूज़र है या नहीं है। ठीक है, मतलब ऑथेंटिक यूज़र है या नहीं है, तो वो आपकी क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होती है। ठीक है, देखो जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हो या फिर किसी भी मतलब नई एप्लीकेशंस को आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, लॉगिन और पासवर्ड
यूज़ करते हो, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि जो यूज़र है वो क्या है, ऑथेंटिक है। मतलब यूज़र की वेरिफिकेशंस होती है कि यूज़र ऑथेंटिक यूज़र है या नहीं है, वो होता है आपका ऑथेंटिकेशंस, ठीक है। तो मतलब यूज़र की आइडेंटिटी, मतलब यूज़र कौन है, ठीक है, कौन लॉगिन कर रहा है, उसका क्या पासवर्ड होगा, ठीक है। देखो पासवर्ड गलत डालोगे आप तो क्या होगा उससे, इसका मतलब कि आप ऑथेंटिक यूज़र नहीं हो, ठीक है। ऑथेंटिक यूज़र वही होगा जो करेक्ट पासवर्ड हो, जिसको करेक्ट लॉगिन आईडी पता होगा, वही होता है। तो यहाँ पे सिंपल ये पूछा है कि यूज़र आइडेंटिटी को वेरीफाई करना वो होता है आपका ऑथेंटिकेशन। देखो एक इसमें आता है आपका ऑथराइजेशन, ठीक है। दो आपके टर्म होते हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ठीक है। तो देखो ऑथेंटिकेशन तो हमें पता चलेगा कि यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, और ऑथराइजेशन क्या होता है कि जब यूज़र ऑथेंटिक यूज़र है, ठीक है, उसने मतलब लॉगिन किया, पासवर्ड किया, और वो क्या है, एक ऑथेंटिक यूज़र है, ठीक है। उसके बाद उस यूज़र को क्या एक्शंस, कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की या कौन से रिसोर्स को यूज़ करने की परमिशंस है। मतलब अगर वो किसी भी फाइल को एक्सेस कर रहा है, किसी फाइल को रीड करना चाहता है, तो क्या उसके पास उसकी परमिशन है, या अगर वो किसी रिसोर्स को यूज़ कर रहा है तो क्या वो एक ऑथराइज्ड यूज़र है या नहीं है। मतलब जब यूज़र ऑथेंटिक होता है उसके बाद उसकी परमिशंस, उसको किस चीज़ की परमिशन कौन सी परमिशंस उसको मिली हुई है, फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, ठीक है, या किस रिसोर्स को वो यूज़ कर सकता है। इस टाइप की जो वेरिफिकेशन होती है वो आपका आता है ऑथराइजेशन में, ठीक है। तो ये दो टर्म्स अक्सर पेपर में आ जाती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें यहाँ पे आता है कि ऑथेंटिकेशन आपकी पहले परफॉर्म होती है या फिर ऑथराइजेशन परफॉर्म होती है। तो देखो पहले आपका ऑथेंटिकेशन होता है, क्योंकि जब आप सिस्टम पे लॉगिन कर रहे हो तो एक ऑथेंटिक यूज़र होना चाहिए सबसे पहली बात। तो ऑथेंटिकेशन आपकी फर्स्ट होती है जब आपके पास आप एक ऑथेंटिक यूज़र हो, फिर आपके ऑथराइजेशन होती है कि आपको किस किस चीज़ की परमिशंस है, क्या क्या आपको परमिशंस ग्रांट की गई हैं, तो फिर आप क्या होता है, ऑथराइजेशन चेक होती है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पहले होती है, ऑथराइजेशन उसके बाद होती है, ठीक है। इसमें आप यूज़र की आइडेंटिटी वेरीफाई करते हो, इसमें आप उसकी परमिशंस को वेरीफाई करते हो कि उसको किस किस रिसोर्सेज को या कौन कौन सी परमिशन उसको ग्रांट हो रखी है, ठीक है। तो इस टाइप्स की दो टर्म्स ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एक्सेस मॉडिफायर कैन बी यूज्ड टू एक्सेस मेंबर्स इन ड्राइविंग क्लास। देखो इन्होंने बोला कि ऐसा कौन सा एक्सेस मॉडिफायर है जिससे आप क्या कर सकते हो, जो ड्राइविंग क्लास में जो एक्सेस कर सकते हो डेटा मेंबर्स को। देखो आपकी एक बेस क्लास होती है, एक आपकी डिराइव्ड क्लास होती है, ठीक है। बेस क्लास में कुछ क्या होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे आप क्या बताते हो कि कोई जो डेटा मेंबर्स है, मेंबर फंक्शन है, वो प्राइवेट है या फिर वो पब्लिक है, ठीक है। अगर वो पब्लिक है तो आप किसी भी क्लास में कोई भी डिराइव्ड क्लास उसको क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक बेस क्लास है, एक डिराइव्ड क्लास है, ठीक है। दूसरी क्लास बनाई, अब वो क्लास सपोज करो इसको क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। तो पब्लिक कहता है कि कोई भी क्लास हो, ठीक है, कोई भी क्लास हो, अब वो क्या कर सकती है, डेटा मेंबर्स को, उस मेंबर फंक्शन से उस डेटा को क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है, क्योंकि वो पब्लिक है। पब्लिक का मतलब वो किसी भी दूसरी क्लास में क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है। एक क्लास का डेटा दूसरी क्लास में क्या हो सकता है, यूज़ हो सकता है, वो तो आपका होता है पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट क्या कहता है, प्राइवेट कहता है कि उसका खुद का प्राइवेट डेटा है, कोई भी दूसरी क्लास उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती, चाहे वो सेम क्लास के अंदर हो, ठीक है, मतलब सेम पैकेज के अंदर हो या फिर वो दूसरे पैकेज के अंदर हो, ठीक है। प्राइवेट का मीन्स प्राइवेट है, उसकी पर्सनल डेटा है उसके अंदर, उस डेटा को कोई भी जो दूसरी क्लास होगी, कोई भी डिराइव्ड क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। पब्लिक का मतलब क्या है, हर एक ड्राइव्ड क्लास उस डेटा को क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो सेम पैकेज के अंदर हो या फिर वो दूसरी किसी और पैकेज में या फिर किसी दूसरी और क्लास की ड्राइव्ड क्लास हो, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड की। प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड एक जो होता है वो क्या बताता है कि एक ऐसा डेटा मेंबर्स है जो उसी सेम क्लास की सेम पैकेज के अंदर जो डिराइव्ड क्लास है उसमें आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। देखो पब्लिक क्या बोला, पब्लिक इन्होंने बोला कि एनीवेयर, ठीक है, पूरे प्रोग्राम में आप कहीं भी डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को यूज एक्सेस कर लो, ठीक है, चाहे वो सेम पैकेज में हो चाहे वो दूसरे पैकेज में। एक क्लास बनाई, ठीक है, उस क्लास के अंदर आप एक बेस क्लास बना रहे हो, एक ड्राइव्ड क्लास बना रहे हो, फिर कोई दूसरी क्लास बना रहे हो, उसके अंदर भी एक बेस क्लास होगी, एक ड्राइव्ड क्लास होगी, इस तरह से बना रहे हो, ठीक है। तो पब्लिक कहता है कोई भी क्लास हो, कोई भी पैकेज हो, आप
एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जिस क्लास में वो डेटा मेंबर है, जिस क्लास का वो डेटा फंक्शन या डेटा मेंबर है वही एक्सेस करेगा, ठीक है। इस पर रिस्ट्रिक्शंस है पूरी। वो प्राइवेट डेटा है तो उसी क्लास में, सेम क्लास में वो यूज़ होगा। सपोज करो एक बेस क्लास का मेंबर फंक्शंस क्या है, प्राइवेट है, तो सिर्फ बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वही उससे एक्सेस कर सकता है। कोई दूसरी क्लास जो अगर कोई ड्राइव्ड क्लास है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकती। लेकिन थर्ड आता है प्रोटेक्टेड की बात करता है। प्रोटेक्टेड होता है, कहता है कि ऐसा डेटा मेंबर जो प्रोटेक्टेड होगा वो क्या हो सकता है, सेम क्लास की जो डराइव्ड क्लास होगी उसके अंदर, उसकी जो डराइव्ड क्लास होगी उसमें आप एक्सेस उसको कर सकते हो, ठीक है। एक बेस क्लास है, एक डराइव्ड क्लास है। अगर बेस क्लास के अंदर कोई डेटा मेंबर प्रोटेक्टेड है तो वो डराइव्ड क्लास में एक्सेस हो सकता है, बट वो सेम पैकेज में होगा, ठीक है। सेम पैकेज होगा मतलब कोई दूसरा अगर पैकेज है तो फिर आप उसमें उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, पब्लिक का और प्राइवेट का। प्राइवेट तो ऐसा है कि यूज़ ही नहीं होता, कहीं भी यूज़ नहीं होगा अपनी क्लास को छोड़ के। पब्लिक कहता है हर जगह यूज़ हो जाएगा। प्रोटेक्टेड कहता है कि वो सेम पैकेज में, एक ही पैकेज के अंदर अगर जो कोई ड्राइव्ड क्लास है वो उस बेस क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पैकेज का डिफरेंस है कि पैकेज सेम होना चाहिए, फिर अगर कोई ड्राइव्ड क्लास है तो वो बेस क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला जो ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस हो सकता है वो मेंबर्स आपका कैसा होता है, प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो इन तीनों में ये डिफरेंस होता है। पब्लिक कहीं भी यूज़ हो जाएगा, कोई भी पैकेज हो, कोई भी क्लास हो। प्राइवेट सिर्फ अपनी ही क्लास के अंदर होगा, और जो प्रोटेक्टेड होगा वो डराइव्ड क्लास के अंदर भी सेम पैकेज की जो डराइव्ड क्लास होगी। सपोज को एक पैकेज के अंदर 4 डराइव्ड क्लास है तो वो चारों डराइव्ड क्लास जो है उस बेस क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकती हैं। लेकिन अगर वो प्राइवेट है तो सिर्फ बेस क्लास का फंक्शन ही जो है उस जो बेस क्लास है उसी में वो फंक्शन कॉल होगा, उसी में वो डेटा मेंबर यूज होगा, कोई भी डराइव्ड क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकती। पब्लिक है तो वो सेम पैकेज में भी एक्सेस हो सकता है उसका, और किसी दूसरे पैकेज में भी हो सकता है, वो पब्लिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। देखो जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है उसका जो साइज होता है वो 4 बाइट होता है, मतलब 32 बिट का हमारा क्या होता है, एक्यूमुलेटर होता है, ठीक है। सीपीयू के पास होता है ये एक रजिस्टर होता है, ठीक है। सीपीयू के पास बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। देखो जब हम अगर मेमोरी हायरार्की की बात करते हैं, क्योंकि सीपीयू जो है मेमोरी एक्सेस करता है, ठीक है, मेमोरी से डेटा एक्सेस करता है, सॉरी, ठीक है। तो सीपीयू जो है जब मेमोरी को एक्सेस कर रहा है तो सबसे पास उसके रजिस्टर होते हैं, सबसे पहले उसके पास खुद के रजिस्टर्स होते हैं, वो सबसे पहले वहाँ से डेटा एक्सेस करता है। तो एक्यूमुलेटर भी क्या है, एक रजिस्टर है जो सीपीयू के पास होता है, तो उसका जो साइज होगा वो 32 बाइट्स का होगा, मीन्स 32 बिट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉटनेट कलेक्शंस क्लास दैट एनेबल्स एन एलिमेंट टू बी एक्सेस्ड यूजिंग ए यूनिक की। देखो इन्होंने बोला एक कोई भी कोई भी मतलब क्लास है, ठीक है, उस क्लास में आपको कोई एलिमेंट्स एक्सेस करना है, ठीक है, और तो उसको हम कैसे, और अगर आप उसको एक यूनिक की के हेल्प से क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। एक सेकेंड, तो उन्होंने बोला जब आप किसी भी क्लास के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हो तो एक यूनिक की होती है। तो देखो की किस में होता है, लिंक लिस्ट में क्या होता है, कोई की यूज़ नहीं होती, डबल लिंक लिस्ट में, हैश टेबल जो होती है, हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। देखो हैश टेबल में क्या होता है, आपके पास एक स्पेस होता है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर करते हो, और जो डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है, की वैल्यू के बेस पे होता है, ठीक है। मतलब ये की वैल्यू डिसाइड करती है कि जो डेटा है वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई डेटा एक्सेस करना है तो आप इसी की हेल्प से क्या करते हो, एक्सेस करते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आंसर रहेगा वो रहेगा हैश टेबल, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं कि जो हैश टेबल में डेटा अगर आपको कोई भी एलिमेंट्स हैं अगर आपको हैश टेबल में वो प्लेस करने हैं, स्टोर करने हैं, तो आप क्या करते हो, मोड मतलब डिवीज़न मेथड फॉलो करते हैं ना, कि की वैल्यू मोड साइज ऐसे निकालते हैं ना, कि जो टोटल साइज़ है और जो की वैल्यू मतलब जो एलिमेंट्स आपको पास करना है, तो इससे क्या निकलेगा कि एक पोजीशन निकलेगी, की निकल जाएगी, ठीक है, कि जो वैल्यू है आपकी वो कौन सी पोजीशन पे है। तो हैश टेबल में आपकी की हेल्प से क्या होता है, डेटा एक्सेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर ऑपरेशन। अच्छा इन्होंने बोला कि जो कंप्यूटर पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स क्या होते हैं। देखो प्रोग्राम्स में क्या होंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। प्रोग्राम्स आपको पता होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं
ठीक है, इन्होंने बोला तो वो एक ऐसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, ऐसे प्रोग्राम जिनके पास कैसे इंस्ट्रक्शन होगी, कंप्यूटर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो देखो वो कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या डिसाइड करता है कि हमारा जो सिस्टम है उस पर कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होंगे, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन वो जो प्रोग्राम वो हमारे कहाँ होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में होते हैं वो हमारे। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स में क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कौन सी एक्टिविटी आप सिस्टम पे परफॉर्म कर सकते हो, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर। देखो इन्होंने बोला अगर आपको क्या करना है, 4 into 1 का एक मक्स बनाना है। ठीक है, अब देखो 4 into 1 का मक्स का मतलब क्या है, 4 इनपुट जाएंगी, 1 आउटपुट होएगी, और आपकी जो सेलेक्ट लाइन होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अब जो सेलेक्ट लाइन, ये आपकी सेलेक्ट लाइन है, ये आपकी इनपुट है, और ये आपकी क्या है, आउटपुट है। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट लाइन किस पे डिपेंड, सॉरी जो इनपुट जाएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इन सेलेक्ट लाइन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, कि अगर 0 0 सेलेक्ट लाइन की देखो 2 सेलेक्ट लाइन है, तो कितने पॉसिबल केस होंगे, 4 पॉसिबल केस होंगे। 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा, 1 1 होगा, ये 4 सेलेक्ट लाइन होगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा तो ये क्या डिसाइड करेंगे कि कौन सी इनपुट क्या होगी, कौन सी इनपुट जो है आउटपुट को जनरेट करेगी। ठीक है, कौन सी इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट जनरेट होगी। अगर 0 0 है तो आउटपुट में क्या आएगा, जो आपकी फर्स्ट जो इनपुट है I0 जिसको हम बोलते हैं, तो वो जाएगी। अगर 0 1 है तो आपका I1 वाली ये वाली इनपुट क्या होगी, ये वाली इनपुट क्या होगी, ऑन होगी और आउटपुट जनरेट करेगी। अगर ये वाली है तो फिर आपकी इनपुट, ये थर्ड इनपुट जो होगी वो आउटपुट जनरेट करेगी, और फोर्थ में ये वाली करेगी। तो ठीक है, तो ये होता है आपका मक्स का एक वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल क्या बोला है कि अगर आपको 4 into 1 का मक्स बनाना है, और किसकी हेल्प से बनाना है, 2 into 1 के मक्स की, मतलब आपके पास 2 into 1 मक्स भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, 2 इनपुट होती है, 1 आउटपुट जाती है, ऐसे ही होता है। और इसमें सेलेक्ट लाइन क्या होगी, 1 होगी। सेलेक्ट लाइन किस पे डिपेंड करती है, कैसे निकलती है, मतलब जो आप जितनी आपकी इनपुट है, अगर आपकी इनपुट 4 है तो अगर उसको आप 2 की पावर में कैसे लिखोगे, 2 raised to power 2, तो ये जो 2 होगा ये क्या बताएगा, सेलेक्ट लाइन बताएगा। यहाँ पे कितनी है, 2 इनपुट हैं, तो 2 इनपुट है, तो इसको आप 2 raised to power 1 लिखोगे, मतलब 1 सेलेक्ट लाइन हो गया। तो इनपुट 1 होगी यहाँ पे, या सॉरी या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे जो बात पूछ रही है वो इन्होंने पूछा है कि सिंपल, कि अगर आपको 4 into 1 का मक्स बनाना है और 2 into 1 की, मतलब आपके पास देखो यहाँ से आप क्या होगे, 2 इनपुट जाएंगी, 1 आउटपुट निकलेगी, यहाँ से फिर 2 इनपुट जाएंगी और क्या निकलेगी, 1 आउटपुट निकलेगी। तो कितने ऐसे मक्स निकले बनाए 2 into 1 के कि आपका 4 into 1 इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, तो देखो इसको एक शॉर्टकट तरीका तो क्या है कि 4 का मक्स बनाना है ना, 4 into 1 का मक्स बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से 4 into 1 का बनाना है, किसकी हेल्प से बनाना है, 2 into 1 की हेल्प से बनाना है। तो 2 इसको डिवाइड करेंगे, क्या बचा आपका पास 2। ठीक है, तो एक तो आपके पास आ गया 2, फिर इसको 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा सॉरी 2 1 जा 2, तो 1, तो 2 + 1 मतलब टोटल जो होगा आपका 3 मक्स यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, 3 आपको ये मक्स लगाओगे और फिर इससे आपका क्या बन जाएगा, 4 into 1 का मक्स बन जाएगा। ठीक है, सपोज करो आपको बनाना है, यहाँ पे अगर बोले कि 16 into 1 का मक्स बनाना है, और किसकी हेल्प से, 2 इसकी हेल्प से, 2 1 की हेल्प से। तो देखो 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 4 आया। ठीक है, फिर 4 को फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2 आया, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा। फिर यहाँ पे कितना है, 2 है, फिर 2 को 2 से किया, यहाँ पे 2 आया था, तो यहाँ पे कितना है, 1 आया। तो 4 2 6 और 1, तो वहाँ पे कितने मक्स लगेंगे, वहाँ पे 7 मक्स लगेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्टकट होता है आपका डायरेक्ट निकालने का, कि आपके पास इस तरह से मतलब कोई भी बड़ा मक्स दे सकते हैं और पूछेंगे कि छोटे जो मक्स होते हैं उनकी हेल्प से आप इसको बनाओ तो कितने मक्स की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कि 3 अगर आप ये वाले मक्स लगाते हो तो आप 4 into 1 को क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। देखो सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। इन्होंने बोला एक डेसिमल नंबर आपको गिवन है ये वाला, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखो जब भी आपको डेसिमल टू बाइनरी जाना है, तो जो डेसिमल टू बाइनरी जाना है, तो जो आपका होल पार्ट होता है उस पर आप क्या करते हो, उसमें यहाँ पे आप डिवाइड करते हो, और जो आपका फ्रैक्शनल वाला पार्ट होता है, डेसिमल पॉइंट वाला पार्ट होता है, उस पर आप वहाँ पे क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो।
ठीक है, ऐसे ही करते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आपको देखो 6 2 पॉइंट ये था, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 5 या 10 ये आया। तो यहाँ से फिर आप इस 1 को ले लेते हो, ठीक है। और देखो जब आप फ्रैक्शनल पार्ट पे करते हो तो आप टॉप टू बॉटम ट्रैवर्स रीड करते हो, और जब डिवाइड करते हो तो आप बॉटम टू टॉप करते हो, ठीक है। तो इसमें हमारा ये आपका 1 आ गया, फिर आपका ये 1 चला गया, तो अब आपके पास क्या बचा, ये बचा। तो अब आपके पास क्या है, ये वाला बच गया, ठीक है। इसको फिर आप 2 से करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा, और यहाँ पे क्या रहा, 0 रहा, ठीक है। तो इधर आपका क्या बना है, 0। तो फिर नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 0। फिर अगर आप इसको 2 से फिर करते हो तो देखो 2 से इसको किया 0.50 को 2 से अगर आप करते हो मल्टीप्लाई तो 0 0 0 0 और 1, ठीक है। तो फिर आपका क्या जाएगा, 1 जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, इस नंबर का बाइनरी नंबर बन गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ये 0.101। ये आपका क्या है, इस डेसिमल नंबर का, इस डेसिमल फ्रैक्शन का क्या है, बाइनरी है, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम काफ़ी पहले कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ट्रू। देखो ऑक्टल नंबर की बात की है इन्होंने, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, द सिस्टम यूज 0 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये आपका हेक्सा की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो फर्स्ट ऑक्टल में क्या होता है, ऑक्टल में सिर्फ ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो 0 2 7, ठीक है। ये जो डिजिट्स होते हैं वो ऑक्टल में, ऑक्टल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये आपके हेक्सा नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट्स बेस या रेडिक्स इज 16। ये भी गलत होता है, इसका बेस क्या होता है, 8 होता है, तो ट्रू पूछा है इन्होंने। थर्ड है, इट इज़ ए पोजिशनल वेटेड सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। अभी तक हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं, जब आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, ऑक्टल टू डेसिमल जाते हो, तो आप क्या करते हो, वेट, जो वेट होता है नंबर का उससे क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, है ना। तो ये क्या होता है, वेटेड सिस्टम होते हैं। वेट कैसे निकलता है, अब वेट क्या होता है, वेट होता है जो बेस है उस बेस की पावर पोजिशन, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर आपको वेट निकालना है तो जो बेस होगा उसकी पावर पोजीशन कर दो, ठीक है। सपोज करो ये कोई नंबर है, ठीक है, इसको आप बनाओगे तो ये क्या होगा, 8 1। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये क्या बताती है, वेट को बताती है, ठीक है। कि जो बेस की पावर ये 0 पोजीशन, बेस की पावर 1 पोजीशन, बेस की पावर 2 पोजीशन, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो ये आपका वेट होता है। तो ऑक्टल नंबर आपका क्या होता है, एक पोजिशनल वेटेड सिस्टम होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ट्रू पूछा था, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। सेकंड भी इन्होंने हेक्सा के बारे में बात की है, सो लास्ट वाला जो है वो भी हेक्सा के बारे में है कि 16 अगर बेस है तो 2 raised to power 4, मतलब एवरी 4 बिट के क्या बनेंगे, ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपका बाइनरी भी क्या है, वेटेड है, क्योंकि यहाँ पे भी वेट है, हर एक पोजिशन का वेट होता है। डेसिमल का भी वेट होता है, ऑक्टल का भी होता है, हेक्सा का भी होता है। मतलब हेक्सा का जैसे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 करके आप कोई भी नंबर वहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, वेटेड नंबर सिस्टम होते हैं। नॉन वेटेड वो होते हैं जिनमें क्या होता है, आपका वेट नहीं होता, ठीक है। जैसे आपका ग्रे कोड है, ठीक है, ग्रे कोड में कोई भी वेट नहीं होता, ठीक है, कोई वेट नहीं होता। तो ये आपका क्या, नॉन वेटेड नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर एफ। ओके, बाइनरी इक्विवेलेंट बोला एफ का। एफ आप सबको पता है क्या होता है, 1 1 1 15 1 2 4 8। ये क्या होता है, 1 2 4 8 की हेल्प से हम 4 डिजिट्स का वेट क्या होगा, 1 2 4 8 होगा। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 8 4 12 14 + 1 15, ठीक है। तो लास्ट जो आपका हेक्सा नंबर होता है 15, वो किससे रिप्रेजेंट होता है, एफ से रिप्रेजेंट होता है। 0 to 9 होता है, उसके बाद 10 11 12 13 14 ये आपके A B C D चलते हैं। तो 15 आपको 15 जो होता है वो मतलब F होता है, ठीक है। तो F15 को आप कैसे लिखोगे, 4 times 1। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4 times 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 2 raised to power n to 1 multiplexer has dash inputs data lines and dash input select lines whose bit combination determine which input data is selected for the output। अभी मैंने बताया था, ये अभी हमने डिस्कस किया था, मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, अगर 2 raised to power n इतनी अगर इनपुट है तो जो ये n होता है वो n क्या बताता है, अगर आपका कोई भी मक्स है 2 raised to power n into 1, ये कोई भी मक्स है, इसका मतलब क्या होगा, ये इनपुट्स होंगी और ये आउटपुट जाएगी। अब इन्होंने कहा कि अगर ये वाली इनपुट्स होती हैं तो जो ये n होता है वो क्या बताता है कि ये क्या होंगी, सेलेक्ट लाइन होंगी,
ठीक है। देखो अभी हमने क्या बोला था, 4 का 1 का बनाया था मक्स, ठीक है। तो 4 को आप 2 की पावर में कैसे लिखोगे, 2 into 1, ये वाला मक्स है। तो ये कितनी होगी, 2 क्या है, मतलब 4 इनपुट्स होंगी, और ये वाली जो 2 है ये क्या बताएंगे, इतनी सेलेक्ट लाइन होगी, जो क्या बताएगा कि कौन सी इनपुट जो होगी सेलेक्ट होगी आउटपुट के लिए, ठीक है। ये हमने अभी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल पूछा कि अगर ऐसा मक्स है तो इसमें क्या होगा, कितनी इनपुट लाइन होगी, 2n, ये आपकी इनपुट्स होंगी, और जो ये n होता है वो आपकी क्या होंगी, सेलेक्ट लाइन होगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि 2n इनपुट्स होंगी तो n सेलेक्ट लाइन्स होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनपुट इज यूज्ड फॉर एक्सपेंडिंग 2 और मोर मल्टीप्लेक्सर टू ए मल्टीप्लेक्सर विद ए लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स। देखो बिल्कुल सिंपल बात पूछी है कि अगर एक बहुत सारी इनपुट्स हैं, ठीक है, तो और आपको क्या करना है, आप बहुत सारे क्या कर रहे हो, मतलब अभी हम बना रहे थे ना कि 4 2 into 1 के मक्स को यूज़ करके हम एक 4 into 1 का मक्स बना रहे थे, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे जो मक्स हैं उनको आपस में एक्सपेंड करके हम एक मक्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो इनपुट्स होगी वो आपकी क्या होगी, अनेबल्स के थ्रू जाती है, ठीक है, जो आपकी अनेबल्स होती है इसमें, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो इसमें इनपुट क्या होगी, सेलेक्ट लाइन तो होगी, साथ में अनेबल्स भी होगा आपका। तो जब आप ऐसा करते हो कि बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर को एक्सपेंड करके एक मल्टीप्लेक्सर बनाते हो, तो वहाँ पे जो आपकी मेन जो इनपुट होते हैं वो अनेबल्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, द स्टोरेज एलिमेंट्स यूज्ड इन क्लॉक्ड सिक्वेंशियल सर्किट्स आर कॉल्ड। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे सिक्वेंशियल सर्किट कौन से होते हैं, देखो मल्टीप्लेक्सर आपका सिक्वेंशियल सर्किट नहीं होता, कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर भी और एनकोडर भी, ठीक है। अगर आपको ये भी पता है यहाँ पे कि सिक्वेंशियल सर्किट कौन से होते हैं और कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं, तो उसी से आपका आंसर आ जाएगा कि फ्लिप फ्लॉप आपका क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर, फुल एडर, हाफ एडर, सबट्रैक्टर, एनकोडर, डिकोडर, ये सारे क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये सिर्फ क्या करते हैं, इनपुट जाती है, आउटपुट मिलती है, ठीक है। मतलब आउटपुट की स्टोरेज कहीं नहीं होती, करंट इनपुट जाएगी, उसी पे आपके आउटपुट डिपेंड होगी। बट सिक्वेंशियल सर्किट क्या कहते हैं, ये सीक्वेंस में वर्क करते हैं। ये क्या कहते हैं कि एक इनपुट गई, ठीक है, उसकी आउटपुट आई, और जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी, दोबारा से यूज़ होगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इनपुट के साथ वो मिलके आउटपुट आपकी जो प्रीवियस आउटपुट है और जो करंट इनपुट है उन दोनों से आपकी फिर नेक्स्ट इनपुट आएगी, नेक्स्ट आउटपुट आएगी, फिर वो वाली क्या बनेगी, वो प्रीवियस आउटपुट फिर इनपुट के साथ मिलके आपकी नेक्स्ट, मतलब जो आपके आउटपुट जनरेट होती है सिक्वेंशियल सर्किट में, वो किस पे डिपेंड करती है, वो इनपुट के साथ साथ जो आपकी प्रीवियस आउटपुट थी उस पर डिपेंड होती है, ठीक है। मतलब एक सीक्वेंस में काम होता है। दूसरा क्या डिफरेंस होता है, कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या होता है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि करंट इनपुट गई, करंट आउटपुट आई, ठीक है। मतलब आउटपुट को आप, एक आउटपुट जो आ गई उसको आप इनपुट के साथ दोबारा यूज़ नहीं करते, मतलब आपको आउटपुट को सेव करने की कहीं भी नीड नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, मेमोरी आपकी यूज़ नहीं होती। बट फ्लिप फ्लॉप जो सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं उनमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि हमारी जो आउटपुट आई है उसको हम दोबारा से इनपुट के साथ यूज़ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होगी, ठीक है। तो सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं जिसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा, इसमें जो आउटपुट आते हैं वो इनपुट पे और प्रीवियस जो आउटपुट आए थे उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये होता है। यहाँ पे इन्होंने सिंपल क्या पूछा है कि एक ऐसा स्टोरेज एलिमेंट्स जिसमें हम क्लॉक्ड सिक्वेंशियल, दूसरा इसमें क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप में हम क्लॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला ये सिक्वेंशियल सर्किट है और इसमें जो आउटपुट जनरेट होती है वो क्लॉक सिग्नल के साथ होती है। जब क्लॉक सिग्नल 0 होती है तो कोई आउटपुट जनरेट नहीं होती, जैसे ही क्लॉक सिग्नल 1 होगी उसके बाद आपकी इनपुट जाएंगी, आउटपुट आएगी, ठीक है। फिर आपकी जो प्रीवियस आउटपुट थी वो फिर दोबारा से इनपुट के साथ जाएगी, फिर नेक्स्ट इनपुट आएगी, ठीक है। तो जो क्लॉक का जो आपका फंक्शन है वो आपके सिक्वेंशियल सर्किट में आया है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप हो गए, काउंटर्स हो गए, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं, क्योंकि इसमें क्लॉक होती है, ठीक है। काउंटर क्या करता है, काउंटर यही करता है कि कितनी क्लॉक साइकिल में आउटपुट जनरेट हुई है वो आपका काउंट करना, वो आपका क्या होता है, काउंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, फ्लिप फ्लॉप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस हाउ द मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस्ड। कितनी बार ये बात बता चुके हैं हम कि जो क्लास के जो मेंबर्स हैं वो कैसे एक्सेस होंगे, ठीक है। तो वो कौन बताता है, एक्सेस स्पेसिफायर बताता है,
ठीक है। जो आपके पब्लिक हैं, प्रोटेक्टेड हैं और प्राइवेट हैं, ये आपके क्या एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, ठीक है। जावा में एक डिफ़ॉल्ट भी आता है साथ में, ठीक है। जावा में आपके 4 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, डिफ़ॉल्ट होता है, बट अगर C++ की बात करें तो 3 ही होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फिर क्या बोला था कि ऐसे मेंबर्स, सॉरी, जो क्लास के मेंबर्स होंगे वो कैसे एक्सेस होंगे, वो प्राइवेटली होंगे, वो पब्लिकली होंगे, वो प्रोटेक्टेड होंगे, कैसे होंगे, तो वो कौन डिफाइन करता है, एक्सेस स्पेसिफायर बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कंस्ट्रक्टर इन C++ इज फॉल्स। देखो कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में पूछा है कि फॉल्स बताना है कौन सा है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट शुड नॉट हैव द सेम नेम एज द क्लास, यहीं पे फॉल्स मिल गया हमें, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो सेम नेम होते हैं, कंस्ट्रक्टर का नेम और आपकी जो क्लास का नेम होता है वो सेम होता है, ठीक है। आपने कोई भी क्लास बनाई, सपोज करो सम नाम से कोई क्लास बनाई, और आगे जाके आप अगर उस सम को कहीं भी, वो सम जो है उस नेम को एज ए फंक्शन कहीं भी यूज़ कर रहे हो, तो वो फिर आपका वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर भी एक तरह से फंक्शन ही होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है कि जो फंक्शंस, जो नेम होगा वो क्या होगा, जो क्लास का नेम होगा वो सेम नेम होगा, वो कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। देखो फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शंस का कोई भी आप नाम रख सकते हो, यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, तो सबके एक अलग से नाम होते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि एक फंक्शन ही है, बट उसमें क्या होता है, जो नेम होगा फंक्शन का वो क्या होगा, क्लास का जो नेम होगा वही सेम फंक्शन का नेम होगा, ठीक है, जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत हो गई कि आपकी इन्होंने बोला कि सेम नेम होते हैं, तो ऐसा नहीं होता, तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यही रहेगा, बट एक बार हम स्टेटमेंट बाकी भी देख लेते हैं क्या है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ ए स्पेशल मेथड दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ए ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। बिल्कुल ठीक है। देखो फंक्शन है, फंक्शन आपको पता चलेगा कंस्ट्रक्टर क्या है, फंक्शन है, बट अगर जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं या फिर इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, उन सबको क्या होता है, कॉल करना पड़ता है, ठीक है। आप फंक्शन को क्या करते हो, कॉल करते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट ऑपरेटर लगा के आप फंक्शन को कॉल करते हो, बट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जिसको आपको कॉल नहीं करना पड़ता, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो खुद कॉल हो जाता है, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट इसलिए होते हैं वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यू दी, तुरंत फंक्शन कॉल हुआ, जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी वो तुरंत फंक्शंस को मिली, एज ए पैरामीटर पास हुई, और जो फंक्शन ने अपना काम किया और आपको आउटपुट मिल जाती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, इनको अलग से कॉल नहीं करना पड़ता, किसी भी ऑपरेटर वगैरह की हेल्प से ये कॉल नहीं होते। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर है वो अपने आप कॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या लिखी है, ट्रू लिखी है। इट इज़ ऑलवेज पब्लिक, ये बिल्कुल ठीक है, ये हमेशा पब्लिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो अपने आप कॉल हो जाते हैं, ठीक है, तो पब्लिकली कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। थर्ड है, इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है। देखो इसके आगे आप कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखते, वॉइड वगैरह जो आप लिखते हो ना, तो कंस्ट्रक्टर के आगे कभी भी कोई रिटर्न टाइप आपको लिखने की नीड नहीं होती। जैसे आप वॉइड लिखते हो, फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हो कि वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, या फिर आपका कोई फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसकी आप टाइप बताते हो, रिटर्न टाइप, भाई वो जो रिटर्न करेगा फंक्शन, जो एक्शन परफॉर्म करेगा, जो एक्टिविटी परफॉर्म करके जो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, वो किस फॉर्मेट में करेगा, उसका रिटर्न टाइप क्या होगी, ठीक है। तो हर फंक्शन के आप रिटर्न टाइप लिखते हो, जैसे आप वॉइड सम लिखते हो, ठीक है, तो ये वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है। बट जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उनको आपको कोई रिटर्न टाइप वहाँ पे हम नहीं लिखते, वो क्लास का नेम लिखा, फंक्शन बना दिया बस, ठीक है। सम नाम से क्लास है तो सम नाम का कोई फंक्शन बना दिया, वो आपका कंस्ट्रक्टर हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे फॉल्स पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C++ द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास इज रेफर्ड। बेसिक क्वेश्चन है, डराइव्ड क्लास होगा, जब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है तो वो क्या होगी, डराइव्ड क्लास होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। तो देखो यहाँ पे एक C++ का कोड गिवन है और इन्होंने आउटपुट पूछी है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, एक हेडर फाइल यूज़ की है, आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज़ किया है, मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, इंटीजर टाइप का एक एक्स वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, इसके अंदर क्या है, 10 है। उसके बाद एक वाई वेरिएबल है, उसके अंदर भी वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं, कई बार बता चुके हैं, मेमोरी लोकेशंस को रेफर करते हैं। तो मतलब मेमोरी में कोई एक लोकेशन है जिसको आपने एक्स नाम दे दिया, एक दूसरी लोकेशन है जिसको आपने वाई नाम दे दिया, इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पे इसको 2 बाइट्स का स्पेस मिल गया, एक्स को मतलब 2 बाइट्स यूज़ कर सकता है, मतलब 16 बिट का डेटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। वाई भी इंटीजर है, इट मीन्स इसको भी 2 बाइट्स का जो स्पेस है मेमोरी में मिल चुका है, ठीक है।
अब नेक्स्ट उन्होंने बोला इफ़, एक कंडीशन बनाई है कि इफ़, ये कंडीशन बोला अगर ये ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाए, सी आउट में क्या आ जाए कि x इज़ इक्वल टू वाई, और अगर ये ऐसा नहीं है तो इन्होंने कहा x इज़ नॉट इक्वल टू वाई आ जाए और फिर रिटर्न 0 हो जाए, ऐसा बोला है इन्होंने, ठीक है। तो देखो कंडीशन क्या बोली, कंडीशन इन्होंने बोला कि इफ़ नोट, ये नोट का सिंबल है, नोट ऑपरेटर है, x y, ये जो सिंबल है ये किसका, एक्सोर का सिंबल है, ये क्या सिंबल है, एक्सोर का सिंबल है। ये एक्सोर गेट हम पढ़ते हैं ना, तो एक्सोर जो है ये एक्सोर का सिंबल होता है। तो इन्होंने बोला x और y का एक्सोर करो। तो देखो x और y का एक्सोर कब होगा, जो एक्सोर फंक्शन ऑपरेटर होता है वो हमेशा बाइनरी वैल्यू पे वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि एक्सोर करना है। एक्सोर क्या कहता है, अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी, और अगर आपके डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगी आपकी, 1 आती है, ठीक है। तो 0 और 1 पे ही वर्क करता है मतलब, तो एक्सोर क्या करता है, बाइनरी वैल्यू पे वर्क करता है। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो x में वैल्यू है 10 और y में वैल्यू है 10, इन दोनों को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर उनका एक्सोर करो, फिर आपको पता चलेगा कि जो ये इफ़ कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं। देखो x में क्या है, 10 है, तो 10 का जो अगर हम उसको बाइनरी में लिखेंगे तो 8, ये आपका, ये क्या होगा आपका 10 होगा, ठीक है। इसी तरह फिर y में भी 10 है, तो इसका भी क्या लिखेगा, ये आपका बाइनरी नंबर है 10 का, ठीक है। देखो 1 2 4 8 बाइनरी का वेट ये होता है। तो हमें यहाँ पे 10 बनाना है, तो 8 वाली पोजीशन को 1 कर दो, 2 वाली को, 8 और 2 10 होगा, तो दोनों पोजीशन 1 होगी, बाकी 0 होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका एक्सोर करो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x और y का एक्सोर करना है। तो एक्सोर किया तो देखो यहाँ से क्या आया, सेम इनपुट पे क्या आते हैं, आउटपुट 0 आते हैं। तो ये भी क्या हुआ 0, ये भी क्या हुआ 0, ये भी क्या हुआ 0, ये भी 0, मतलब यहाँ पे क्या हुआ 0 आया है, 0 0 0, ठीक है। अब 0 0 0 है तो बाइनरी है, ये बाइनरी में 0 0, तो इसका डेसिमल क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। कंडीशन क्या कहते थे, इफ़ नोट, और यहाँ पे तो जब हमने इसको सोल्व किया x और y को जब हम सोल्व कर रहे हैं तो हमारी आउटपुट आ रही है 0, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स 0 का मतलब डेसिमल में क्या होता है 0, तो यहाँ पे क्या है 0। अब देखो, अब 0 के आगे क्या लगाया, नोट लगाया, मतलब नोट ऑपरेटर क्या करता है, नोट का मतलब क्या होता है, 0 है तो 1 हो जाए और 1 है तो 0 हो जाए, ठीक है। मतलब अगर 0 है तो उसका मतलब क्या है, 1 होगा, मतलब कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होगी, 1 है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला नोट 0, कि 0 नहीं है, तो 0 नहीं है इसका मतलब क्या होगा 1 होगा, और 1 होगा तो 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, है ना। 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। अगर 0 होता तो क्या होता है, उसका मतलब फॉल्स, ठीक है। तो नोट 0 का मतलब 0 का नोट कर दो, 0 का कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। 0 का नोट का मतलब क्या है, 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होगी, ठीक है। तो 1 होगा, और या फिर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होगी, तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रू। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे ट्रू हो गई है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो उन्होंने कहा अगर कंडीशन ट्रू है तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, अदरवाइज आपकी ये हो जाए। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा कि x इज़ इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे ये आपकी क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। प्रोग्रामिंग अच्छी थी इसमें, कि देखो एक नया कंसेप्ट आपने देखा कि एक्सोर गिवन है तो एक्सोर को कैसे सोल्व करेगा। एक्सोर हमेशा बाइनरी पे वर्क करेगा, तो आपको जो 10 और जो x और y में जो भी वैल्यू उसका बाइनरी करो, बाइनरी में उसका एक्सोर निकालो। एक्सोर निकालने के बाद आपको क्या मिलेगा, कोई भी या तो 0 मिलेगी या फिर कोई नॉन जीरो वैल्यू नंबर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो आप एक्सोर निकालोगे तो 0 के फॉर्म में कुछ ना कुछ आंसर आएगा, 0 और 1 के फॉर्म में कोई आंसर आएगा, तो उस 0 और 1 से कौन सा डेसिमल नंबर बन रहा है। तो यहाँ पे तो 0 बना था, तो 0 बना तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। और अगर वहाँ पे कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होता तो उसका मतलब होता है ट्रू। तो यहाँ पे 0 तो आया, लेकिन नोट आगे फिर नोट ऑपरेटर भी लगा हुआ है। नोट ऑपरेटर लगा तो 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 नहीं का मतलब क्या है, 1 होगा, 2 होगा, कुछ और होगा, और जब भी नॉन जीरो वैल्यू होती है तो इसका मतलब होता है ट्रू। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, ट्रू हो गई। तो ट्रू हो गई तो आपका क्या प्रिंट होगा, x इज इक्वल टू वाई प्रिंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following is a tool for site mapping and वायर फ्रेमिंग इन द वेब डिज़ाइन। देखो इन्होंने बोला कि आपको जो वेब डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है, और वेब डिज़ाइनिंग में आपको मैप जो आपकी साइट मैपिंग है और वायर, देखो इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है। तो देखो MS एक्सेस क्या होगा, MS एक्सेस क्या एक डेटाबेस होता है। MS एक्सेस क्या होता है, डेटाबेस क्रिएट करता है। स्प्रेडशीट क्या होता है, स्प्रेडशीट होती है आपकी
एक्सेल में आप जो बनाते हो, एक्सेल में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो वो आपकी क्या होती है, स्प्रेडशीट होती है, ठीक है। इनका दोनों का कोई वेब डिज़ाइनिंग से कोई भी लिंक नहीं है। देखो जब आपको मान लो सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको उसके बारे में नहीं पता, तो आप यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक फॉलो किया करो, ठीक है, कि ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो है सुटेबल नहीं है हमारे क्वेश्चंस को देख के, ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो MS एक्सेस का डेटाबेस से कनेक्शन होता है, वहाँ से आप डेटाबेस बना सकते हो। स्प्रेडशीट से क्या बनती है, एक्सेल में कोई शीट बना रही है तो आप क्या बना रहे हो, स्प्रेडशीट का यूज़ करते हो। ओपन ऑफिस भी क्या होता है आपका, एक तरह से एक्सेल का ही पार्ट होता है, ठीक है। ओपन ऑफिस में भी क्या होता है आपका, एक्सेल का ही होता है। बचा कौन सा, वेब फ्लो। तो वेब फ्लो किस लिए यूज़ होता है, वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, ठीक है। वेब की कोई भी डिज़ाइन करनी है, वेब का स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग, मतलब वेब जो आपकी वेब पेज है या फिर वेबसाइट है उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो वो सब करना वो आपका क्या होता है, वेब फ्लो होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये एक अच्छी टेक्निक्स हैं जो ऑप्शन एलिमिनेशन होता है, उससे आप अच्छे से आप मतलब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपको उसका कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप उससे एलिमिनेट करके देख लो, ठीक है। क्या पता ऑप्शन में आपको जो क्वेश्चन का आइडिया नहीं है बट जो ऑप्शंस गिवन है उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट करके कि निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द URL ऑफ द इमेज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। URL, इमेज का अगर URL आपको निकालना है तो आप कौन सा एट्रीब्यूट फॉलो करते हो, सोर्स, ठीक है। क्योंकि इमेज का URL मतलब क्या होता है, इमेज का लिंक देना है, तो वो इमेज कहाँ पे है, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ पे पड़ी है, जहाँ से आप उस इमेज को लेके आओगे, तो वहाँ पे क्या कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है, सोर्स। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML टैग्स आर एलिमेंट्स नेम सराउंडेड बाय। बहुत ही बेसिक है ये भी कि HTML के जो टैग होते हैं, HTML का कोई भी टैग होता है तो वो इस एंगुलर ब्रैकेट के साथ, एंगल ब्रैकेट के साथ क्या होता है, इंक्लोज होता है, ठीक है। आपने कोई भी टैग बनाया, आप BR टैग लिखते हो, आप HR टैग लिखते हो, ठीक है, आप टेबल टैग लिखते हो, तो सारे के सारे टैग जो है इस ब्रैकेट के अंदर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट्स या फिर एंगुलर ब्रैकेट्स भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, टॉपिक्स भी और कंसेप्ट भी PYQ के साथ साथ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई PYQ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।